कभी कभी किसी देश की महानता एक टेक्नोलॉजी, खोज, युद्ध या फिर उस देश की ताकत, सेना, अर्थव्यवस्था या वैज्ञानिक आविष्कारों से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति में छिपी होती है जो साधारण होता है लेकिन अपने अंदर ऐसी क्षमता लेकर चलता है कि दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाए कि इंसान की क्षमता मशीनों की गति से कहीं ऊपर है। भारत में पिछले 2 दिनों में एक ऐसा ही नाम उभरा है। एक 19 साल का बच्चा जो ना फिल्म स्टार है, ना क्रिकेटर है, ना किसी रियलिटी शो का स्टार है, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, काशी के गलियारों से लेकर साधु, संत और बुद्धिजीवियों के बीच में आज उसकी चर्चा है। इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी। एक नई युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। ये चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि वो अमीर परिवार से आता है, ये सम्मान इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास कोई अनोखी डिग्री है या उसने कोई ऐसा काम किया है जिसके चलते वो वायरल हो गया है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि उसने वो किया है जिसे आज भी दुनिया के कोई मशीन, कोई कंप्यूटर चिप, सुपर कंप्यूटर या एआई मॉडल नहीं दोहरा सकता। इस लड़के का नाम है वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी। उम्र महज 19 साल, घर अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। लेकिन उसकी असली पहचान इन नामों से नहीं बनी है। उसकी असली पहचान बनी है उस कठिन परीक्षा से जो पिछले 200 वर्षों में कोई पूरी नहीं कर पाया। देवव्रत ने वो किया है जिससे करने का सपना भी बहुत कम लोग देख पाते हैं। वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगातार 50 दिनों तक हर दिन 4 घंटे देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण किया। सुनने में एक लाइन है, लेकिन इसके अंदर छिपी मेहनत, अनुशासन, क्षमता और मन की एकाग्रता समझने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि यह दंडक्रम प्रक्रिया है क्या। देखिए, दंडक्रम को समझना यूं तो आसान नहीं है, लेकिन सरल भाषा में जितना हमने समझा जाना वो ये था कि ये मंत्रों को सीधा सीधा नहीं, उल्टा नहीं, बल्कि दर्जनों तरीके से बोलने की विधि है। इसमें हर शब्द को उसकी जगह से हटाकर फिर वापस जोड़कर, कभी दोहराकर, कभी तोड़कर, कभी उलटकर, नए क्रम में जोड़कर बोलना पड़ता है। और इसीलिए यह सिर्फ याददाश्त की ताकत से नहीं हो सकता। यह ध्वनि, सांस, लय, आवाज, दिमाग के बीच का बेहतरीन तालमेल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो मैथिली महेश रेखे। अब खाली 3 नाम है, लेकिन दंडक्रम में ऐसे नहीं कहा जाएगा। दंडक्रम में कहा जाएगा मैथिली महेश, महेश मैथिली, रेखे महेश, महेश रेखे, मैथिली रेखे, रेखे मैथिली, और फिर उल्टा संयोजन, और फिर इसके बाद शब्दों को जोड़कर फिर उसे अलग अलग क्रम में रखकर यह प्रक्रिया सैकड़ों बार अलग अलग शैली में दोहराई जाती है। और ये एक नाम नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 2000 मंत्र है। 2000 मंत्र। अब आप कल्पना करके देखिए कि एक नाम का क्रम याद करने में दिमाग आपका अटक जाएगा, लेकिन वहां पर 2000 मंत्रों को बिना गलती 50 दिनों तक रोज 4 घंटे बोलना किस स्तर का काम है। यह 200 साल में पहली बार हुआ है। इसीलिए आज हर इंसान हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई साहब, ये ह्यूमन ब्रेन के हाई परफॉर्मेंस मोड जैसा है। वो स्थिति जब दिमाग अपनी सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे एकाग्र अवस्था में होता है। आज मशीनें तेज हैं, कंप्यूटर अरबों गणनाएं कर सकते हैं, एआई मॉडल सेकंड में किताब पढ़ लेता है, पर फिर भी किसी मशीन में इतना जीवंत नियंत्रण नहीं कि वह ध्वनि की ऐसी बारीकियों को इतनी सटीकता से दोहरा सके। और सबसे बड़ी बात जानते हैं आप क्या है? दंडक्रम में अगर एक भी गलती होती है तो आपकी पूरी साधना फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। यहां पर कोई बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं है। यह नहीं कि आपने एडिट कर दिया या चलो फिर से एक ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, नहीं। ये वो परीक्षा है जिसमें सिर्फ वही पास होता है जिसके दिमाग ने खुद को मशीन नहीं बल्कि उससे ऊपर की किसी स्थिति में ढाल लिया हो। और यह काम दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी में हुआ है। वही काशी जहां हजारों साल पहले वेदों की ध्वनि पहली बार गूंजी थी, जहां ऋषियों ने स्मृति की थी, जहां शक्ति विकसित हुई, जिसने पूरी मानव सभ्यता को पढ़ना लिखना सिखाया।
अब ये उपलब्धि दुनिया में तहलका मचा रही है। विदेश में लोग हैरान हैं कि कोई बच्चा बिना टेक्नोलॉजी के सिर्फ स्मरण के बल पर इतना कैसे कर सकता है। विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो तो हैरान है कि यार ये अविश्वसनीय चीज है, क्योंकि वहां पढ़ाई किताबों, नोट्स स्क्रीन पर है। अच्छा, भारत की खूबसूरती भी यही है। भारत में अगर आप गुरु परंपरा को देखेंगे तो गुरु परंपरा में हम ज्यादा लिखते नहीं थे, हम स्मृति पे ध्यान देते थे और आने वाली पीढ़ियों को सिखाते थे। भारत में शिक्षा हजारों साल तक याद करने की शिक्षा पर आधारित थी, सुनकर सीखने पर। इससे दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी, हर छात्र की मेमोरी मजबूत होती थी, दिमाग तेज होता था, सोचने का कौशल गहरा होता था। इसी कारण भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति दुनिया में सम्मानित थी और आज वही शक्ति एक 19 साल के लड़के ने फिर साबित की है। लेकिन समस्या या अफसोस या दुख जानते हैं क्या है? दुख यह है कि जब देवव्रत की तारीफ सारी दुनिया कर रही है, उसकी मेमोरी का लोहा दुनिया मान रही है, ये कह रही है कि जो काम एआई नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, कंप्यूटर नहीं कर सकता, सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो एक भारतीय ने किया है। ऐसी अद्भुत स्मरण करने की क्षमता। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में कई ऐसे भारतीय हैं जो देवव्रत की उपलब्धि में खुश नहीं है, उनकी जलन दिखती है। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्हें भारतीय परंपरा की हर चीज पुरानी लगती है, हर उपलब्धि में ये नुस्ख निकालने आते हैं। और इस बार भी आए, बहुत सारे लोग आए जो कह रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, कौन सा आविष्कार कर दिया, सैटेलाइट बना दिया, इसकी पढ़ाई का क्या फायदा, इससे अस्पताल खुल गया, कैंसर का इलाज मिल गया, कोई लिख रहा है, पढ़ रहा है, उससे हमको क्या लेना देना, ये समय की बर्बादी है, हिंदुस्तान पिछड़ेपन में जा रहा है, उनके बच्चे हमारे बच्चे, ऐसी वाहियात बातें चल रही है। ये वो लोग हैं जिनका काम हर जगह पर उंगली करना है, भारत की हर उपलब्धि, हर परंपरा को आउटडेटेड बताना है, भारत के गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। लेकिन यही वो लोग हैं जो आईपीएल का मैच देखेंगे, कहेंगे भैया क्या मैच था, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे पॉपकॉर्न लेके, हजारों का टिकट लेके विदेश में जाकर देख कर आएंगे। वहां ये नहीं पूछेंगे कि वो जो मैच देख रहे थे उससे हेल्थ सेक्टर में क्या बढ़ा, वो जो खिलाड़ियों ने रन बनाया उससे क्या हुआ। अगर कोई टीवी शो आ जाए महंगा, कहेंगे भाई साहब वर्ल्ड क्लास कंटेंट है। विदेशी कोई यूट्यूबर इंडिया में आ जाए, उसके चरणों में चले जाएंगे स्माइल करने के लिए, उसके ऊपर पोस्ट डालेंगे। महंगे से महंगा कॉन्सर्ट हो जाए, उसमें नाचेंगे, घूमेंगे, गाएंगे। वहां ये नहीं पूछेंगे कि उस शो से, उस यूट्यूबर से किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी, वो जो यूट्यूबर आया था वो कितना ऑथेंटिक रिव्यूअर जो आप उसे कह रहे थे, उससे देश की वैज्ञानिक सोच में क्या इजाफा हुआ। मनोरंजन इनका हो वहां तर्क गायब, लेकिन जहां वेद, परंपरा, संस्कृति की बात आए वहां इनका तर्क जग जाएगा। ये वही लोग हैं जो मनोरंजन में तर्क नहीं पूछते, लेकिन अपनी जड़ों के ज्ञान में सवाल खोजते हैं, क्योंकि आलोचना इनकी आदत है, समझना नहीं। लेकिन आलोचना करने वालों से बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के बाकी देशों को क्यों नहीं देख रहे आप देखिए, लोग अपनी भाषा पर, अपने कल्चर पर गर्व करते हैं, और जिस देश ने किया है वही बड़ा ब्रांड बना है। चाइनीज करते हैं, कोरियन करते हैं, टर्की करते हैं, अपने इतिहास से लेकर अपने पर्यटन को दुनिया को दिखाते हैं। ग्रीस में पुराने दर्शन जो है वो दिखाते हैं, इजिप्ट सभ्यता को दिखाता है और करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन हमारे यहां पर हमारी सभ्यता, हमारी पुरानी चीजें, हमारी परंपराएं हमारे यहां लोगों को आउटडेटेड लगती है। और ये एक्चुअली गलती उनकी भी पूरी नहीं है, हम इसी तरह से बड़े हुए हैं। जैसे मैं अवध से आता हूं, मुझे सालों तक अवधी बोलने में शर्म आती थी, उलझन होती थी, गवार लगता था मैं, क्योंकि मुझे आसपास के माहौल से यही सिखाया गया था, अपनी विरासत से दूर कर दिया गया था। हमारे यहां बच्चे सीखते तक नहीं है। आज हम और आप बोलते हैं, कई बार कई पॉडकास्ट किए मैंने, असर ये रहा कि अब लोग फोन करते हैं हमारे यहां गांवों से कि आप सर बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूपी बिहार में लोग लोकल भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन पंजाबी, तमिल सब बोलते हैं, दे आर प्राउड। हमारे यहां प्राउड नहीं है। ऐसे ही भारतीय परंपरा, भारतीय कल्चर को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो प्राउड नहीं है, पर वही चीज विदेशों में उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन देवव्रत जैसे बच्चे हमें याद दिलाते हैं कि भारत का अस्तित्व एक सदी का नहीं, हजारों वर्षों की निरंतर साधना, अनुशासन, मानसिक संकल्प का परिणाम है। भारत इसलिए बचा रहा क्योंकि यहां ज्ञान किताबों में नहीं बंद हुआ, गुरु से शिष्य, श्रुति से स्मृति, स्मृति से जीवन तक प्रभावित रहा। कोई राजा बदला, कोई युग बदला, कोई साम्राज्य खत्म हुआ, पर ज्ञान का प्रवाह नहीं हुआ। आज एक 19 साल का लड़का उसी परंपरा की लौ को फिर से जला रहा है। कुछ लोग लौ का प्रकाश नहीं देखते, सिर्फ धुआं गिरने लगते हैं। उन्हें उपलब्धि नहीं दिखती, बस ये दिखता है कि हमारी सोच से मैच नहीं करता। लेकिन जैसा हमने कहा, ये वही आलोचक हैं
जो खुद तो कुछ नहीं करेंगे जीवन में, लेकिन नुस्ख निकालने में सबसे आगे आ जाएंगे। इसलिए हम और आप इनको इग्नोर करते हैं और देवव्रत की मेहनत पे देखते हैं, उसकी महानता को देखते हैं, क्योंकि उसकी महानता सिर्फ उपलब्धि में नहीं है, स्वभाव में भी है। कोई आम आदमी होता तो पागल हो जाता, इतनी वाहवाही, इतनी पहचान, इतना सम्मान मिलने के बाद देसी भाषा में कहें तो बौरा जाता। लेकिन उसने कहा कि अभी तो शुरुआत है, असली साधना तो बाकी है। ये बात बहुत गहरी है। जिन लोगों में अहंकार आ जाए वो आगे नहीं बढ़ पाते। जहां मेहनत बढ़ती है वहां विनम्रता बढ़ती है, और यही भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी खूबी है। ये इंसान को ज्ञान तो देती है, साथ ही विनम्रता भी देती है। और इसलिए हमें सोचना है कि हमारे असली हीरो कौन है, वो जो 2 घंटे का मनोरंजन दे रहे, या वो जो आने वाले 100 वर्षों का आत्मविश्वास जगाते हैं, वो जो स्क्रीन पर चमक रहे, या वो जो हमारी सभ्यता की रोशनी बुझने ही दे रहे। आप याद रखिएगा, जो सभ्यता अपनी जड़ों से कट जाती है उसका भविष्य कमजोर होता है। जिसने परंपरा छोड़ दी वो इतिहास बन गई, जिसने अपनी विरासत संभाल ली वो दुनिया में आगे गई। आज एआई, मशीन, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसानी स्मरण, ध्यान और चेतना सबसे बड़ी शक्ति है। दंडक्रम जैसी विधियां सिर्फ ज्ञान याद करने की तकनीक नहीं, दिमाग को तेज बनाती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, ध्यान मजबूत करती है, मन को स्थिर करती है। यह आध्यात्मिकता नहीं, ब्रेन ट्रेनिंग का सबसे पुराना और उन्नत रूप है। इसलिए विदेशों में लोग हैरान हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ब्रेन साइंस का चमत्कार है। लेकिन हमारे देश में लोग सिर्फ धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि ये इससे भी बड़ा है। ये मानव क्षमता का सबसे अद्भुत स्वरूप है, और ये भारत के लिए गर्व की बात है। भारत की आत्मा सिर्फ इतिहास में नहीं, वर्तमान में भी जीवित है ऐसे लोगों की वजह से। हम विरासत के रक्षक नहीं, हम आने वाले भविष्य के निर्माता हैं, और भविष्य वही बनाते हैं जो अपनी जड़ों में रहते हैं। जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ ऊंचा होगा, और जब पेड़ ऊंचा होगा तो दुनिया उसकी छाया में रहेगी। अब आपको यह सोचना है कि आप क्या अपनी संस्कृति से शर्माएंगे या गर्व करेंगे, क्योंकि यदि कोई सभ्यता अपने ज्ञान की डोर छोड़ दे तो वो संग्रहालय बन जाती है, और जो सभ्यता अपनी जड़ों को पकड़ कर रखती है वो दुनिया को दिशा देती है। इसलिए आज देवव्रत का काम सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, संदेश भी है। भारत का भविष्य वही होगा जो अपनी विरासत को बोझ नहीं समझेगा, और ये समझेगा हमारी स्मरण शक्ति की परंपरा आउटडेटेड नहीं, अद्वितीय है। और इस 19 साल की युवा ने वही करके दिखाया है जिसे दुनिया ने असंभव माना। इसलिए इसे भी याद रखिए, और देवव्रत की उपलब्धि पर आप भी गर्व कीजिए। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।